यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र 3rd यूनिट से है। प्रथम अध्याय से टॉपिक है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यूनिट हमने थर्ड यूनिट से ये टॉपिक है। आप देख सकते हैं 3rd यूनिट से शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, जिसमें से प्रथम अध्याय है वृद्धि एंड विकास, यानी कि वृद्धि और विकास। तो इसी के अंतर्गत जो है ये आपकी हेडिंग आती है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आप यहाँ पे जान सकते हैं व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के सिद्धांत। यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत, यानी कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार ये सिद्धांत दिए गए हैं, जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के अनुसार, और जो है सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो है मनोलैंगिक व्यक्तित्व विकास सिद्धांत, यानी कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। आप देख सकते हैं ये आप सभी विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन रहता है, तो आप सभी अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। और कार्ल रोजर्स के अनुसार जो है सिद्धांत होता है व्यक्तित्व का, जो है मतलब सामवर्तिक सिद्धांत एक होता है, और इसी को अन्य नाम से जानते हैं आत्म सिद्धांत या व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत कह सकते हैं। और आल्पोर्ट के अनुसार शील गुणों का सिद्धांत होता है, जिसे व्यक्तित्व का सिद्धांत बोला जाता है। तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं ये जो दिया गया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये जो है सिगमंड फ्राइड के अनुसार है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या जो है आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तित्व का अध्ययन करने का सबसे प्रथम सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड द्वारा किया गया, यानी कि सिगमंड फ्राइड द्वारा ये जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रेलिया के एक मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने व्यक्ति, यानी कि सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए सिद्धांत दिया। फ्राइड ने सिद्धांत में व्यक्ति या बालक के मानसिक क्रियाएं व व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया है। आप समझ सकते हैं कि जो है सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया है, उसमें मानसिक क्रियाएं व व्यवहार से संबंधित के बारे में बात करा है। इसके बाद देख सकते हैं फ्राइड के अनुसार मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसको कितने भागों में बांटा, कि मतलब कैसे कैसे समझ सकते हैं। तो एक पक्ष आपका होता है व्यक्तित्व सिद्धांत, यानी कि मन संरचना पक्ष, और एक आपका सेकंड नंबर का होता है व्यक्तिगत व्यवहार क्रियाओं का निरूपण या मन के व्यवहार व्यक्तित्व पक्ष। यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आप 2 प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पे व्यक्तित्व की संरचना को 3 स्तर या भाग या अवस्थाएं अंग, मतलब एक चाहे आप स्तर कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं, अवस्थाएं अंग कुछ भी आप बोल सकते हैं। व्यक्तित्व के 3 अवस्थाएं जो है बताई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सिगमंड फ्राइड ने जो है 3 अवस्थाएं बताई हैं मनोविश्लेषणात्मक की, कि मानो मन की 3 अवस्थाएं। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं एक आपका चेतन मन होता है, और एक अर्धचेतन होता है, एक अचेतन होता है, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। और इसको जो है मनोविश्लेषण, यानी कि सिगमंड फ्राइड ने जो है एक बर्फ़ के टुकड़े को लेकर के उसी पे आधारित जो है बताया है, उदाहरण दिया है बर्फ़ के टुकड़े का लेकर। और यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तिगत व्यवहार क्रियाओं का निरूपण, तो मन के व्यवहार व्यक्तित्व पक्ष से बताए हैं। तो इसमें जो है 3 अवस्थाएं इसमें भी बताई, ईड, ईगो, सुपर ईगो होता है यहाँ पे। और दूसरा सिद्धांत आपका बताया है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, जिसमें 5 अवस्थाएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे कि मतलब ये जो सिगमंड फ्राइड ने है ये व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए हैं, तो एक आपका दिया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए हैं, और एक जो है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिए, जिसमें इसमें 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। और इसके अंतर्गत जो है एक यहाँ पे देख सकते हैं मन के अनुसार 3, और एक जो है ये यहाँ पे 3 स्थितियाँ बताई गई। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आप सभी विद्यार्थियों को। यहाँ पे देख सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत, मतलब आप पहले नहीं समझ पाए होंगे, वहाँ पे बताएं तो आप समझ में आपको आएगा। मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत ये जो है सिगमंड फ्राइड के अनुसार है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड। फ्राइड ने मन के 3 अवस्था को बताया है। यह कह सकते हैं कि फ्राइड ने व्यक्तित्व की संरचना को 3 स्तर में बांटा है, जिसे समझाने के लिए उसने मतलब फ्राइड ने बर्फ़ की चट्टान या बर्फ़ का टुकड़ा कह सकते हैं उदाहरण दिया। इसके बाद फ्राइड के अनुसार जैसे समुद्र में बर्फ़ की चट्टान का कुछ भाग पानी के बाहर होता है, यानी ऊपर होता है बाहर, तथा अधिकांश भाग पानी के अंदर होता है। जो भाग पानी के ऊपर होता है और इसके बाद तथा पानी के बाहर वो चेतन मन होता है, और जो 10% होता है, जबकि अधिकांश भाग जो है पानी के अंदर होता है वो अचेतन मन है, जो 90% भाग है, तथा जो भाग पानी के अंदर व बाहर दोनों के बीच की स्थिति में है वो अर्धचेतन मन होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे मतलब बर्फ़ के टुकड़े के लेकर के जो है बताया है सिगमंड फ्राइड ने जो है मन के बारे में बताया। इसके बाद एक चेतन मन क्या होता है। तो चेतन मन जो है, चेतन मन में समस्त अनुभव, इच्छाएँ, प्रेरणा हो गई और संवेदनाएँ आती हैं, जिनका जो है संबंध वर्तमान से होता है। चेतन 10% कार्य करता है। चेतन मन व्यक्ति की जागृत अवस्था से होता है। चेतन में भाषा, तथ्य और आंकड़े होते हैं, भावनाएं और कल्पनाएं होती हैं। किसी भी क्षण व्यक्ति के मन में आ रही अनुभूतियों का संबंध उसके चेतन मन से होता है। मतलब चेतन मन जो होता है ये प्रेजेंट में कार्य करता है, मतलब प्रेजेंट से संबंधित होता है। जो हम जिसे पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये जो है चेतन मन प्रेजेंट से संबंधित कार्य है। इसके बाद आप देख सकते हैं अर्धचेतन मन क्या होता है।
तो ये अर्धचेतन मन है। ये अर्धचेतन मन होता है, जैसे कि अर्धचेतन मन को जो है प्री कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, या सब कॉन्शियस माइंड, या सेमी कॉन्शियस माइंड, या ब्रेन कह सकते हैं। और चेतन भी नाम दूसरा है, अन्य नाम मतलब इसको जो है ये इसमें जो है आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अर्धचेतन मन ये होता है कि जो है कि जैसे कोई अलमारी में आपने, मतलब ऐसे नहीं, आप ऐसे याद करिए जैसे आपने आपकी बुक्स जो होती है, तो उसको आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, और फिर आप घर में आप खोजते रहते हैं कि मेरी बुक कहाँ रखी हुई, किस अलमारी में हमने रख दिया है। फिर आपको याद आता है कि हमने अपनी बुक जो है फ्रेंड को दिया हुआ है, फिर आपको याद आता है। तो ये अर्धचेतन मन होता है, मतलब तुरंत आपको याद नहीं आता, जब आप सोचते हैं तब आपको याद आता है, तो वो अर्धचेतन मन हो जाता है। फ्रायड का मानना है कि अर्धचेतन मन में ऐसी इच्छाएं, विचार, भावनाएं आदि होते हैं जो हमारे वर्तमान यानी कि वर्तमान चेतन या अनुभव में नहीं होती हैं, यानी कि वर्तमान में हमारे दिमाग में नहीं होती। जब खूब हम सोचते हैं तब याद आता है कि हाँ ये है। जैसे कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, तो आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, बाद में जब आप घर आ जाते हैं या परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं, तब आपको जो है उत्तर उसका पता होता है, क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो जाता है सोचने पे। ये चेतन व अचेतन मन के बीच की अवस्था होती है, यानी कि ये अर्धचेतन जो होता है ये अचेतन और जो है चेतन मन के बीच की जो है अवस्था होती है। इसके बाद देख सकते हैं, अर्धचेतन अवस्था में हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं और थोड़ा जोर देने पर याद आ जाती हैं। जैसे अभी हमने बताया आपको उदाहरण देखिए कि हाँ आपने बुक्स फ्रेंड्स को दे दी, और फिर आप आकर के अपनी अलमारी में खोज रहे हैं, आसपास खोज रहे हैं कहाँ हमारी बुक रखी हुई, फिर आपको याद आता है कि हमने फ्रेंड को दी थी। अचेतन मन होता है। अचेतन मन में हमारे अनुभव इस प्रकार के होते हैं जो न तो हमारी चेतना में होते हैं और न ही अर्ध चेतन में होते हैं। ऐसे अनुभव अचेतन में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको न तो आप प्रेजेंट टाइम में सोच रहे हैं, ना तो आप जो है मतलब पास्ट में सोच रहे हैं, आप जो है आपका मन जो है ना, इसमें पढ़ लो फिर आपको बताते हैं। चेतना में होता है, ना ही अर्धचेतन में ऐसे अनुभव अचेतन में होते हैं। अचेतन मन में रहने वाले विचार व इच्छाओं का स्वरूप कामुक, असामाजिक, अनैतिक तथा घृणित होता है। शरीर और मस्तिष्क जब दोनों अपना नियंत्रण खो देते हैं, कहने का मतलब इसमें ये है कि जैसे ना आपका शरीर काम कर रहा है ना मस्तिष्क, जब दोनों अपना नियंत्रण खो देते हैं, मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, तो ये अचेतन मन होता है जो आप भूल जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये अगला, ये फ्रायड व्यक्तिगत व्यवहार क्रिया सिद्धांत मन व्यक्तित्व पक्ष यानी कि फ्रायड के अनुसार है, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ही है। इसमें आप देख सकते हैं फ्रायड ने मानव मन की संरचना एवं व्यक्तिगत व्यवहार क्रियाओं के निरूपण हेतु ईड ईगो सुपर ईगो की धारणाओं को प्रस्तुत किया। फ्रायड ने व्यक्तित्व की 3 स्थितियाँ बताई हैं, यानी कि अभी आपने पहले पढ़ा चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। इसी प्रकार से आपको ये भी व्यवहार क्रिया सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ना है। इड यानी इदम, हिंदी में इदम बोलते हैं। आपसे पेपर में इदम ही पूछा जाएगा यदि हिंदी विद्यार्थी हैं, हिंदी स्टूडेंट हैं, आप हिंदी से अपने जो है पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव मन के इस पक्ष में व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व से संबंधित पार्श्विक प्रवृत्तियाँ यानी कि प्रवृत्तियाँ एवं अनैतिक भावनाओं का संग्रह होता है। इसी के माध्यम से मानव इंद्रियजन्य सुखों की खोज करता है तथा अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए वह किसी भी नियम अथवा रीति रिवाज का उल्लंघन कर सकता है। व्यक्ति केवल सुख की कल्पना करता है। इदम अचेतन मन से जुड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं, इड जो होता है इदम, ये सुख की कामना करता है, ये कुछ भी समाज नहीं देखता है, कुछ भी इसको जो चाहिए वो चीज़ ही चाहिए, जो वस्तु उसको पसंद आई वही चाहिए। ईगो का मतलब होता है अहम, यानी कि आपको याद रखना है इदम अहम। तो इसमें जो है ईड के असामाजिक व नियम विरुद्ध कार्यों को रोकने के लिए ईगो अर्थात अंतःकरण संरक्षक पहरेदारी का कार्य करता है। इसमें कहने का मतलब है ये जो है सोचता विचारता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। असामाजिक और नियम के विरुद्ध कार्य को रोकने मतलब वह व्यक्ति द्वारा क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं का निर्धारण करता है, मतलब क्या करना चाहिए हमको क्या नहीं करना चाहिए। अहम के अंतर्गत जो बालक आते हैं, यानी कि बालक का व्यक्तित्व अवांछनीय इच्छाओं का दमन करता है। अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है, यानी कि आपको याद रखना है कि जो है ये इदम जो होता है आपको ये जो है अचेतन मन से जुड़ा होता है, और ये जो है अहम होता है ये जो है अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है। अर्धचेतन मन अभी जो हमने बताया आपको। और इसके बाद इसमें उचित अनुचित ज्ञान होता है, व्यक्ति बुद्धि से कार्य करता है। अहम में यानी को में ये इसमें बुद्धि होती है, वो क्या सही क्या गलत है इसी हिसाब से वो कार्य करते हैं। इसके बाद देख सकते हैं सुपर ईगो क्या होता है, यानी कि परा अहम। तो परम अहम लिखा हुआ है, परा अहम आप बोल सकते हैं। तो इसमें बोला गया है मतलब कि जो है यह व्यक्तित्व के आदर्श और नैतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंतर्गत वास्तविकता की अपेक्षा कर आदर्शों पर अधिक बल दिया जाता है। सुख एवं आनंद की प्राप्ति के स्थान पर नैतिक एवं आदर्शों की प्राप्ति ही इसका जो है प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या पुण्य है क्या पाप, क्या अच्छा क्या बुरा, इन सबका ध्यान रखते हुए सामाजिक मान्यताओं के आधार पर व्यक्तित्व के इसी पक्ष द्वारा निर्णय किया जाता है। पर अहम पूरी तरह से जो है सामाजिक और नैतिक पर आधारित होता है।
और यह चेतन में से जुड़ा होता है, ये चेतन से जुड़ा होता है, बुरे विचारों से दूर रहता है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो इदम होता है ये जो है अचेतन मन से जुड़ा होता है। ईगो जो होता है अहम, ये आपका जो है अर्धचेतन से जुड़ा होता है। परायम ये जो है चेतन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे इदम के अंतर्गत जो है इसमें बालक या मानव कह सकते हैं पशु के रूप में होता है। उसको जो चीज़ चाहिए वो वस्तु चाहिए होती है। बालक मानवता प्रवृत्ति पाई जाती है, उसको जो है पता होता है क्या सही क्या गलत है। इसमें मनुष्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि बुद्धि से कार्य करता है। और पराअहम जो होता है इसमें प्रवृत्ति देवत्व के रूप होती है, यानी कि ईश्वरीय होती है। मानव देव जो व्यक्ति होता है यानी कि बालक या मानव जो होता है वो देव समान होता है। इदम में ये जो है राक्षस प्रवृत्ति का होता है। इसमें जो है इदम जो होता है इधर इसमें अचेतन मन से जुड़ा होता है, यानी कि बालक ये व्यक्ति या मानव जो बालक आप कहें या फिर व्यक्ति कह सकते हैं। तो ये जो है चेतन मन से इसमें जुड़ा होता है, ये अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है और इसमें जो है चेतन मन से जुड़ा होता है। समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप सभी विद्यार्थियों को। इसके बाद फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो होता है इसके प्रतिपादक जो है सिगमंड फ्राइड जी हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता, हमने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा दिया। और ये जो है मनोलैंगिक सिद्धांत है विकास का सिगमंड फ्राइड के अनुसार। इसको भी आप देख सकते हैं सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, इस तरह बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुखावस्था, ओरल स्टेज 1 वर्ष, और गुदावस्था या गुदी अवस्था कह सकते हैं, एनल स्टेज 1 से 2 वर्ष। थर्ड लैंगिक अवस्था या लिंग प्रधान फालिक स्टेज 2 से 5 वर्ष। इसके बाद फोर्थ सुसुप्त अवस्था या अप्रत्यक्ष अव्यक्त जो है अवस्था बोल सकते हैं, अन्य नाम है। तो ये 6 से 12 वर्ष के बालक इसके अंतर्गत। और फिर जननेंद्रिय अवस्था या जननांगी बोल सकते हैं। तो इसमें 12 से अधिक वर्ष के बालक आते हैं, इसमें आप देख सकते हैं फ्राइड ने अपने इस सिद्धांत में काम प्रवृत्ति को विकास का महत्वपूर्ण अंग माना है। यहाँ पे देख सकते हैं काम प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण माना है। इसके लिए फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है। लिबिडो एक शब्द आता है, आप जान सकते हैं क्या है लिबिडो। लिबिडो काम शक्तियों को कहते हैं, यानी कि जो काम शक्ति होती है उनको कहते हैं जिसमें मुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, हमने गलती पढ़ा दी थी। लिबिडो काम शक्तियों को कहते हैं जिसमें सुख की अनुभूति होती है। फ्राइड ने अपने सिद्धांत में प्रेम स्नेह, मतलब कहने का मतलब है जो फ्राइड ने जो ये आपकी अवस्थाएं बताई हैं 5, इन्होंने बताया है कि सिद्धांत में प्रेम स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये यहाँ पे ठीक है सभी विद्यार्थी, यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांत में बताए हैं 5 जो ये जो सिद्धांत हैं इसमें आप देख सकते हैं, मतलब जो अवस्थाएं अवस्थाएं प्रेम स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है इसके बारे में। फिर सिगमंड फ्राइड के अनुसार यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसका पूर्ण होना आवश्यक है। यदि इन प्रवृत्तियों को दबाया जाता है तो व्यक्ति को समायोजित हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख अवस्था क्या होता है, गुदावस्था क्या होता है, गुदेयी अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुसुप्त अवस्था, इसको लिंग प्रधान अवस्था भी बोलते हैं, सुसुप्त अव्यक्त या जो है अप्रत्यक्ष। ये 5 जो है अवस्थाएं हैं मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत। सिगमंड फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में लिबिडो क्षेत्र मुख होता है, ठीक है। बालक को मुख से करने वाली क्रियाओं में आनंद की अनुभूति होती है, जैसे काटना चूसना, जैसे अंगूठा चूसता है, ठीक है, या दांत कहते हैं ना, छोटा बच्चा जो होता है दांत काट लेता है। फिर गुदावस्था होती है, इसमें कामुकता का क्षेत्र मुख की जगह गुदा होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया मुख होता है सुख मतलब आनंद की प्राप्ति मतलब मुख से, और इसमें जो है गुदी बोला गया है गुदा, जिसके कारण बच्चे मलमूत्र त्यागने और रोकने में आनंद की अनुभूति करते हैं। फिर लैंगिक अवस्था, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो है लिबिडो जो होता है वो मतलब कि पहले जैसे मुख से जो है बताया कि आनंद की प्राप्ति, फिर इसमें गुदा और मतलब चेंज होता रहता है। लैंगिक अवस्था लिबिडो का स्थान जननेंद्रिय होता है, इसमें जननेंद्रिय की द्वारा होता है। मतलब अवस्था में लड़के में मात्र प्रेम की जो है उत्पत्ति व लड़कियों पितृ प्रेम की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लड़कों में मातृ मनोग्रंथि, यानी कि इसमें बताया गया कि लड़के जो है अपनी माता के प्रति आकर्षित होते हैं, और लड़कियाँ जो है अपने पिता के प्रति आकर्षित होती हैं। तो फ्राइड के शब्दों जो है ग्रंथियाँ होती हैं जिनको जो है ओडियोपस कम्प्लेक्स इसमें लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रा जो है कम्प्लेक्स होता है। इसमें यहाँ पे लिखा है लड़कों में मात्र मनोग्रंथि हो गई जो माता के प्रति प्रेम के लिए जो है आकर्षित होता है बच्चा, यानी कि लड़का बॉयज। और इसमें लड़कियों में जो है पितृ मनोग्रंथि होती है जो ये पिता के लिए जो है प्रेम उत्पन्न होता है, यानी कि आकर्षण उत्पन्न होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं सुसुप्त अवस्था जो होती है, इसमें लिबिडो का क्षेत्र अदृश्य हो जाता है, यानी कि इसमें अदृश्य हो जाता है सामाजिक कार्यों और हम उम्र के बच्चों, यानी कि ये जो दिया गया है हम उम्र के बच्चों के साथ खेलकर अदृश्य लिबिडो की संतुष्टि की प्राप्ति होती है, यानी कि हर जो है अवस्थाओं में अलग अलग प्रभाव होता है लिबिडो का।
फिर जनन इंद्रिय दिवस भी 12 वर्ष के बाद जो है निरंतर चलती है। इसमें हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण इसे अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है। ये आकर्षण बहुत ही तीव्र होते हैं। तो इसमें जो है लड़का लड़की जो होता है, वो लड़का जो होता है लड़की के प्रति आकर्षित होते हैं, और जो है लड़की जो होती है लड़कों के प्रति, और लड़कों जो है लड़की के प्रति आकर्षित होते हैं। इसमें हार्मोन बढ़ने लगते हैं। और आशा करती हूँ आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो है व्यक्तित्व के प्रकार आपको देखने हैं, तो व्यक्तित्व के प्रकार किसी क्लास में बता देंगे अगली क्लास में। और इसके बाद जो है हम आपको स्वास्थ्य के संबंधी बारे में बताएंगे, स्वास्थ्य क्या होता है। इसके बाद जो है आपका जो है सेकंड अध्याय हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड यूनिट का, मतलब थर्ड यूनिट का, सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी, बहुत ईजी है, ये टफ नहीं है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं ये व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो व्यक्तित्व के प्रकार एक शारीरिक गुणों के आधार पर देखा जाता है, जो स्थूलकाय होता है, और कृशकाय होता है, निलंबकाय, पुष्टकाय या गोलाकार कह सकते हैं, विशालकाय होता है, और एक जो है सेल्डन के अनुसार होता है, इसलिए एक्टोमार्फी होता है, मार्फी कह सकते हैं, या मेसोमार्फी आयताकार। इसी प्रकार से ये हैं। इसमें देख सकते हैं लंबे नाजुक यानी बालक इसमें जो होते हैं एक्टोमार्फी के अंतर्गत आते हैं। सेल्डन के अनुसार लंबे होते हैं, नाजुक होते हैं, लज्जाशील होते हैं, शर्मीले मतलब, और अविकसित मांसपेशियाँ जो है होती हैं। इसी प्रकार से ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो है व्यक्तित्व के प्रकार है, यानी कि कार्ल युंग या जुंग के अनुसार आप कह सकते हैं। और बहिर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी यानी उभयमुखी। इसके अंतर्गत जो है इस तरह के व्यक्ति की अभिरुचि विशेषकर समाज के कार्यों में होती है, और ये वे अन्य लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। ये सामाजिक बालक होते हैं। अंतर्मुखी ये जो है सामाजिक बालक नहीं होते। ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी के विपरीत गुण पाए जाते हैं। इस तरह के व्यक्ति लोगों से मिलना जुलना जो है बहुत कम पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते। अंतर्मुखी यानी कि ये दोनों प्रकार के बालक होते हैं, यानी कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। विशेषताएं पर जैसे व्यक्ति को पढ़ाया समय अनुसार दोनों व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। अच्छे से पढ़िएगा आप सभी, रिवीजन अपना जरूर करिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।